ना। मैंने 1857 की क्रांति का चैप्टर सीधा इसलिए ले लिया क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है इससे पहले हम कुछ चीजों पर डिस्कस करना चाहते तो कर सकते थे, जैसे कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक, उसकी भू राजस्व को लेकर क्या नीतियां थी, क्या उन्होंने सुधार किए थे, वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो मुख्य टॉपिक्स है केवल उनको कवर करते हुए चलते हैं। और उसी में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, आपके 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब बात को क्या समझना है, सबसे पहले मैं आज केवल हम लोग जो है, आज हम केवल 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या उसका इतिहास रहा, कैसे हुई, क्या हुई, एकदम नॉर्मल कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। एकदम कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है ना। एक बात समझना, इन डिटेल, पहले तो कहानी समझ लो पूरी कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। पूरी कहानी समझ ली, कहानी समझने के बाद में फिर हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि क्या होगा, कहानी समझ में आ गई तो फिर डिटेल वाली जो चीजें वो अपने आप याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। अब मेरी बात को गौर से सुनना, हमने यहाँ क्या पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई और उन्होंने व्यापार का ही मोटो बना रखा कि हमें व्यापार करना है। उसी व्यापार के मोटिव को धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, प्रशासन में ले आई। प्रशासन का मतलब समझे, हम पर अधिकार करना शुरू कर दिया कंपनी ने। क्यों किया, कैसे हुए, हम लोग कैसे अधिकार में आए, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बताया भी था। आज हम इन ब्रीफ छोटी सी चीजों को समझना, कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ 1857 की क्रांति को लेकर, जिसमें सीधा क्वेश्चन आता है। अब देखो सिंपल सी बात समझना, जब आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी, मेरे प्रश्न का जवाब देना, जब, ठीक है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब उसे परमिशन किसने दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देने वाली महारानी कौन थी, महारानी कौन थी, एलिजाबेथ ने दी परमिशन थी, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त इंग्लैंड की महारानी कौन थी, बताओ। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो देख लो, और फैक्चुअल चीजें देखने के बाद में हम चर्चा कर लेंगे कि भारत में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि किस तरह तैयार हुई। बिल्कुल सही कहा, एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी भारत आने की और व्यापार करने की। परंतु जब 1857 की जो क्रांति हुई उस वक्त ब्रिटेन में महारानी कौन थी, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया। अब देखो मेरी बात को समझना, विक्टोरिया जो थी वो महारानी थी, ठीक है, विक्टोरिया महारानी थी। और वही इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताओ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्योंकि इंग्लैंड की जो सिस्टम है, इंग्लैंड में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, और इस संसदीय व्यवस्था में 2 सदन है, और इन दोनों सदनों में जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और जो महारानी आप कह सकते हैं सम्राट, जो भी ताज पर बैठा होगा वो केवल नाम मात्र का होगा, केवल क्या होगा, नाम मात्र का होगा। तो अगर हम बात करें तो विक्टोरिया तो केवल नाम मात्र की थी, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद में जो शासन ब्रिटेन की ताज के अधिकार में आया था वो क्यों आया था, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टर्न, ठीक है। पामस्टर्न कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, जो आगे चलकर वायसराय भी बने, गवर्नर जनरल कौन थे, बताओ, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल थे। अच्छा एक छोटी सी बात और हम देख लेते हैं, हालांकि इतना एग्जाम में नहीं आता, परंतु प्रधान सेनापति, अंग्रेजों मतलब कंपनी की तरफ से प्रधान सेनापति कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, प्रधान सेनापति कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी आपके कंपनी की तरफ से, तो वो कौन थे, मतलब एनकिंसन, ठीक है, एनी सन, ये क्या थे, प्रधान सेनापति थे। हालांकि एग्जाम में कम नाम मिलता है इनका, नहीं मैंने पूछते हुए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा, बस इतना समझ लो। 1857 की क्रांति जब हुई थी उस वक्त उसे दबाने के लिए, या उसे किसने दबाया था, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उस वक्त महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का, ठीक है। ये दोनों है इंग्लैंड के, ठीक है, बात समझे, इंग्लैंड के, आपके ब्रिटेन के, और ये है भारत के, और ये है भारत में प्रधान सेनापति एनी सन। बात समझ गए। अब देखो 1857 की क्रांति किस तरह हुई, सबसे पहली बात को समझना, इस क्रांति को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी,
क्यों की गई ये क्रांति हम सब पढ़ते हैं। 1857 की जो क्रांति है उसमें आप सबने सुना होगा, उसका मुख्य रीजन क्या था? चर्बी वाले कारतूस, न्यू एनफील्ड आपकी जो राइफल थी वो एक मुख्य कारण माना जाता है। तो एक बात समझो, सिंपल सी एक उदाहरण से बात समझना। आपके यहाँ जब क्रांति हुई थी तो क्रांति होने के पीछे कोई एक रीजन नहीं था। अगर मुख्यतः देखा जाए तो कोई एक कारण नहीं था, वो चर्बी वाले कारतूस जो है वो एकमात्र कारण नहीं था। ठीक है, एकमात्र कारण नहीं था, क्योंकि अगर वो एकमात्र कारण होता तो इस क्रांति में जनता भाग नहीं लेती, इस क्रांति में किसान भाग नहीं लेते। इस क्रांति में अगर चर्बी वाले कारतूस ही सबसे बड़ा कारण होते तो केवल सैनिक ही भाग लेते। ध्यान से सुनना, अकेला अगर, हाँ आप यूं कह सकते हो कि इस क्रांति को शुरू किया किसने? सैनिकों ने शुरू किया। और सैनिकों ने इसे शुरू क्यों किया? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस थे। क्या थी वो राइफल, क्या थे चर्बी वाले कारतूस, इसकी बातचीत करेंगे। उससे पहले ये समझो कि आपके यहाँ भारत में अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था या ऐसी कौन सी गलतियां करी जिसके कारण जो है वो जनता गुस्से में आई। और उस गुस्से में आने के पीछे यूं कह सकते हो, ये जो एनफील्ड राइफल थी ना, इसने तो आग में घी डालने का काम किया था। यूं समझ लो, आग तो लगी हुई थी, आग तो लगी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां, जैसे सहायक संधि है, गोद निषेध नीति है, भू राजस्व है, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से बताऊंगी। अभी केवल सिंपली चीजों को समझो। आपकी गोद निषेध नीति है, भू राजस्व है, आपके यहाँ व्यू उद्योग आपके व्यू उद्योगीकरण, मतलब जैसे मैं बाजार को खत्म कर दिया था। एक आपका है धन निष्कासन का सिद्धांत था, जिसमें क्या था, पैसा भारत से लेते और विदेश में निवेश कर देते। तो हमारा पैसा भारत से, जैसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया, हमारा पैसा हमारे अगर बंगाल से लेकर अगर मैसूर में आप इन्वेस्ट कर देते कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली से लेकर आप कर्नाटक में इन्वेस्ट कर देते कोई दिक्कत नहीं, भारत का पैसा भारत में ही रहता। परंतु हुआ क्या, भारत का पैसा जो है वो लूटा, भारतीयों से पैसा लूटा और लूट कर कहां ले गए? विदेश ले गए। विदेशों में अलग अलग जगह क्या कर लिया? निवेश कर लिया। हमारे यहाँ ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ क्या किया, जो किसान थे उनके ऊपर अलग अलग तरह से भू राजस्व कर लगाए, तो लोग खेती से डरने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे, ध्यान से सुनना, बहुत सारे अनगिनत कारण रहे जिनके कारण आग तो लगी हुई थी, आग तो लगी हुई थी हर तरफ। अंग्रेजों से, कंपनी से हर कोई परेशान था, हर व्यक्ति परेशान था। न जमींदार खुश थे, न सामंत खुश थे, न ही किसान खुश थे, न ही आपके व्यापारी खुश थे, ठीक है, नहीं कोई राजा थे वो खुश थे, खुश कोई नहीं था। अगर सिंपल सी बात देखें, खुश कोई नहीं था, सब में आग लगी हुई थी। और उस आग में ये जो चर्बी वाले जो कारतूस थे ना, इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सारा पीपा भर के और घी का डाल दिया उस आग में। तो आग क्या हुई, बहुत ज्यादा भड़क गई। और इसी आग को हमने क्या कहा, 1857 की क्रांति। इसी क्रांति को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग संज्ञा दी है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति का आप सबने नाम सुना होगा, इसी क्रांति को, एक व्यक्ति था वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। इस वीडी सावरकर ने इस क्रांति को कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बात को ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं वो तो स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए सब में कहा, किसी ने कहा भारत छोड़ो, किसी ने कहा अंग्रेज जो अधिकारी हैं उनकी बात को मत मानो, विदेशी जो है उसे छोड़ो, देशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो वो बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम आप राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ोगे, उनका उद्देश्य था आजादी। परंतु अगर देखा जाए क्रांति को लेकर, गौर से सुनना मेरी बात को, वीडी सावरकर जो थे वो मान के चलो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र नहीं मतलब कुछ भारतीयों में से ये ऐसे भारतीय थे जो इस क्रांति को क्रांति नहीं, इस क्रांति को सैनिक क्रांति नहीं, सैनिक विद्रोह नहीं, वह इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसे क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, ठीक है। ये बुक भी है इनकी, ये इस नाम से क्या है, इनकी बुक भी है, बात समझो, ठीक है, ये इनकी बुक भी है। इसके साथ अगर हम बात करते तो उन्होंने एक बात और कही थी कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति क्या है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। इसी में एक व्यक्ति और है जिसका नाम आपने सुना होगा, आरसी
मजूमदार। तो आरसी मजूमदार जो है, उन्होंने, ध्यान से सुनना, मजूमदार, देखो मजूम मतलब मजबूरी, एक तरह से उदाहरण से देख लो, याद करने में आसानी रह जाएगा। मजूमदार का मतलब क्या हो गया, मजबूरी एक तरह से। तो इसने क्या कहा, यह सिपाहियों की मजदूरी मतलब मजबूरी थी, सिपाही विद्रोह। इसने किस नाम से कहा, इसने 1857 की क्रांति को क्या कहा, सिपाही विद्रोह, मतलब सिपाहियों की मजबूरी। पॉइंट क्लियर हो गया। मजूमदार ने कहा मजबूरी, सिपाहियों की मजबूरी, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस से सिपाहियों की मजबूरी, तो इन्होंने क्या कहा, सिपाही विद्रोह। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम और आ जाता है बेंजामिन। देखो बच्चों, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग कहा। किसी ने 1857 की क्रांति को एक धार्मिक युद्ध भी कहा, किसी ने हिंदू मुसलमान षड्यंत्र भी कहा। बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारी चीजें कही और 1857 की क्रांति के आधार पर बहुत सी बुक, किताबें भी लिखी, जिसमें आप देख लो वीडी सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेंजामिन डिज़राइल। ठीक है, बेंजामिन डिज़राइल। अब देखो बेंजामिन जो डिज़राइल थे, इन्होंने क्या कहा, बेंजामिन जो डिज़राइल थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। इसका नाम तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है। मैं जो तुम्हें महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बता रही हूं ना, इन व्यक्तियों ने ये कहा, इन व्यक्तियों ने ये कहा, इन्होंने ये कहा है। कहने वाले बहुत हैं, ठीक है, कहने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं, परंतु मैंने केवल कुछ ही को पकड़ा है। ठीक है, कहने वाले व्यक्ति बहुत सारे, मैंने कुछ कुछ के नाम बता रही हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। जैसे इस व्यक्ति का नाम आ जाता है, क्योंकि ये इकलौता, एक तरह देखा जाए ना तो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दे रहा है। इसने सिपाही विद्रोह तो बहुत से लोगों ने कहा है। ठीक है, आपके बेंजामिन इज़राइल जो थे, ठीक है, बेंजामिन इज़राइल जो थे, इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, अब एक और व्यक्ति का नाम देख लो, L.R. रीस। L.R. रीस जो है, उन्होंने इसे एक तरह से देखा जाए तो ईसाई विद्रोह, ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह कहा, ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह कहा। क्यों कहा, क्योंकि देखो बात को गौर से समझना, 1813 में जो चार्टर आता है, मैंने पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस में सबको, 1813 में, ठीक है ना, 1813 में जो चार्टर आता है, उस चार्टर में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात है कि ईसाई धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करो। यहां तक कह दिया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, शायद डलहौजी ने चलाई थी ये नीति। यहां तक कह दिया गया जो ईसाई धर्म अपनाता है उसकी जो पैतृक जो संपत्ति है उसको हड़पा नहीं जाएगा। मतलब जो ईसाई होंगे उन्हें अधिकार दिए गए और विशेष अधिकार दिए गए। तो पहली चीज क्या थी, ईसाई अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ईसाई जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते तो वो हिंदू और मुसलमान और भी अगर कोई धर्म थे ना तो उनको तो दिखाते नीचा, और ईसाई धर्म को दिखाते हमेशा ऊंचा कि ईसाई धर्म ऐसा है, बाकी धर्मों की ये बुराई करते। तो हमें ये भी पसंद नहीं था। इसके साथ में डलहौजी जैसे है या कुछ आपके गवर्नर जनरल आए, उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो अंग्रेज है वो भी ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे धर्मों को मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य भी कर रहे हैं, मजबूर भी कर रहे हैं कि अगर ईसाई धर्म आप अपनाते हो तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको हड़पा नहीं जाएगा, आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, विशेष सम्मान आपको प्राप्त होंगे। तो यहां पता चला ईसाई धर्म मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना भी हमारे यहां क्रांति का एक कारण रहा था। ठीक है, तो L.R. रीस ने कहा ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। बात यहां तक क्लियर होती है। ये कुछ व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति को लेकर कुछ बातें कही थी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, मजूमदार मतलब मजबूरी मतलब सिपाही विद्रोह कहा, आपके इज़राइल मतलब ये कह सकते हैं डिज़राइल, ये व्यक्ति विदेश से था ना, तो ये किसकी बात करेगा, राष्ट्र की, ये पूरे देश की बात करेगा क्योंकि ये विदेश से था। डिज़राइल मतलब ठीक है, डिज़राइल ये विदेश से था, बेंजामिन डिज़राइल ये बाहर से था, तो इसने किसकी बात करी, नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवॉल्यूशन। और L.R. रीस ने क्या कहा, ईसाई धर्म के विरुद्ध। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस मोटिव से आई और उसने क्या किया, बात को गौर से सुनना। यहां होता क्या है, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं उसको।
आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मैं 3 हिस्सों में बांटती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मैं क्या करती हूँ, 3 हिस्सों में बांटती हूँ। उन 3 हिस्सों में आप ध्यान से सुनना। 1608 में, गौर करना, 1608 में अगर हम देखें तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और आती है आपके सामने हाथ फैलाती है और कहती है हमें सूरत में एक कंपनी कारखाना बनाना है। सोचो, एक ये स्थिति है जब वो आते हैं और हमारे सामने हाथ फैलाते हैं भारतीयों के सामने। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जहांगीर के जिस मुगल दरबार में, दिल्ली दरबार में वो जाते हैं जहां अपनी झोली फैलाकर हमसे भीख मांगते हैं कि हमें कारखाना बनाना है, हमें अनुमति चाहिए, हमें परमिशन चाहिए, हमें काम करना है, हमें व्यापार करना है। वहीं लास्ट में आते आते आपको पता चलेगा आपके जो मुगल दरबार मतलब दिल्ली में जो मुगल शासक बैठा है उसी को लाल किले से निकाल फेंकने की इनकी पूरी तैयारी होती है। और यह साफ जाकर कह भी देते हैं, आपके जैसे जो बहादुर शाह जफर होते हैं उनको साफ कह देते हैं, बुजुर्ग हो चुके होते, उम्र उनकी काफी हो गई, और उन्हें कह दिया कि आप लाल किले से निकल जाओ, हमें नहीं पता, जहां आपकी मर्जी है वहां चले जाओ। अब मुझे वो सोचो, जहां एक समय दरबार में वो अपने हाथ फैलाए खड़े थे, ठीक है, अपने हाथ फैलाए खड़े थे, ठीक है ना, हाथ फैलाए खड़े थे। वहीं आज हम देखें, मतलब आज का मतलब 1857 की क्रांति के आसपास का जो समय था, उस क्रांति के आसपास के समय में वो क्या कर रहे थे, अगर हम सिंपल सी बात करें तो वो अब हम पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। अब देखो 1608 में वह अपना कारखाना स्थापित करने के लिए परमिशन लेते हैं और केवल व्यापार के उद्देश्य से आते हैं कि हमें केवल क्या करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है। बोले ठीक है, व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन मिल गई, काम कर रहे हैं। अब बात को गौर से सुनना, धीरे धीरे काम करते करते देखो होता क्या है, गौर करो। जब आते हैं तो सबसे पहले इनके सामने समस्या रहती है पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल को तो डच कमजोर कर ही देते हैं, पुर्तगालियों को डच कमजोर कर देते हैं। तो पुर्तगाली जो है वो अपने डचों से जान बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सहारा लेते हैं, मतलब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लेते हैं। तो ये डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी भगा देती है, पुर्तगाली इसकी सहायता कर ही रहे होते हैं, ये तो वैसे ही सिमट कर रह जाते हैं। और फिर वांडीवाश के युद्ध में, ध्यान से सुनना, वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी ये हराकर भगा देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया यूरोपियन कंपनियों में तो सबसे शक्तिशाली जो है वो कौन है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे शक्तिशाली है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सबको हराकर खुद का वर्चस्व साबित कर चुकी है कि विदेश से अगर कोई भी आता है तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये कुछ भी नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यूरोप से, मतलब आप देखो यूरोप से या कहीं से भी कोई विदेशी कंपनी आती है उसको लेकर इसकी समस्या नहीं है। अब इसकी समस्या बनती है भारतीय। अब इसकी समस्या कौन बनते हैं, भारतीय। अब उसको क्या चाहिए, भारत में अब जब अकेला व्यापार कर रहा है और इसने टैक्स फ्री व्यापार किया है। देखो मैंने आपको बताया फर्रुख सियर का जब इलाज किया था ब्रिटेन के डॉक्टर ने, तो फर्रुख सियर ने आपके बंगाल है, सूरत है, मुंबई है, इनका क्या कर दिया था, इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। पता है ना आपको, टैक्स फ्री कर दिया था कि आप टैक्स फ्री व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का मतलब समझ गए आप क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया इस चीज को लेकर। अब देखो यहां जब बंगाल में या फर्रुख सियर द्वारा टैक्स फ्री किया गया तो टैक्स फ्री करते ही इनको एक लालच आ गया दिमाग में कि अगर टैक्स नहीं लगेगा तो हमारा लाभ ज्यादा होगा, हमें मुनाफा ज्यादा होगा। इन्होंने क्या किया, बात को समझना, पहले इस हिस्से के अंदर इन्होंने अगर देखा जाए तो भारत का व्यापार लगभग इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। कैसे करी, कच्चा माल, गौर से सुनना, कच्चा माल लेकर जाते। भाई आप सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, कच्चे माल के चक्कर में आई थी, ठीक है। कच्चा माल ये लेकर ले जाते कहां, क्योंकि फैक्ट्रियां कहां बनी हुई है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बनी हुई है। कच्चा माल लेकर जाते फैक्ट्रियों में उन्हें बनाते, ठीक है, फैक्ट्रियों में उन्हें बनाते, मैन्युफैक्चर करते, उनसे उत्पादन करते और उत्पादन करने के बाद प्रोडक्ट को भारत में लाकर बेचते। प्रोडक्ट को क्या करते, भारत में लाकर बेचते। अब सिंपल सी बात समझना, अगर फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ भारत में कोई मुख्यतः फैक्ट्री नहीं थी, भारत में मुख्यतः देखा जाए तो फैक्ट्री नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, पहली समस्या थी हमारे सामने,
ठीक है, फैक्ट्रियां नहीं थी, हमारे यहाँ हाथ से हैंडलूम काम होता था, मतलब हाथ से बनाए जाते थे सारे काम। तो क्या होता था, उत्पादन कम होता था। जहां इनकी फैक्ट्रियां लगभग दिन में 1000 पीस बना देती थी, वहां हम लोग जो है वो 100 पीस बना पाते थे दिन में केवल और केवल 100 पीस बना पाते। तो इनकी क्या होती थी, फैक्ट्री में क्या होता था, माल ज्यादा जाता था। पहली बात तो माल ज्यादा बनता, और ये ज्यादा जब यहाँ लेकर आते तो माल क्या हो जाता, ठीक है, सस्ता कर लेते। तो हमारे यहाँ जो भारतीयों का जो माल था उस पर टैक्स लगता, पहली बात तो इंडियन मार्केट में, मतलब इंडियंस पे टैक्स लगता, पहली समस्या। और इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, इनका माल ज्यादा बनता, तो इनका माल हो जाता क्या, सस्ता, ठीक है ना, इनका माल क्या हो जाता, सस्ता हो जाता, और हम पर टैक्स लगता तो हमारा माल महंगा हो जाता। धीरे धीरे क्या करने लगे, कच्चा माल जो है एकदम सस्ती रेट पर उठाते, उसे अच्छा खासा बनाकर और बेच देते। अब देखो यहां से हमारा धीरे धीरे जो है, हमारे जो व्यापारी है वो घाटे में जाना शुरू करते हैं, और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ना शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, व्यापार धीरे धीरे पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन्हें ये पता चलता है कि अगर व्यापार बढ़ता है, और इस व्यापार के साथ साथ में अगर हमने भारत पर शासन कर लिया, अगर व्यापार के साथ में धीरे धीरे हमने अगर भारत पर शासन कर लिया, ठीक है, भारत पर शासन कर लिया, तो भारत पे शासन करने के बाद, भारत पर शासन करने के बाद हमारा पूरा का पूरा, जब भारत हमारा होगा तो टैक्स फ्री होगा, और भारत के जो व्यापारी हैं हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भारत के जो व्यापारी हैं हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, भारत का बाजार खत्म हो जाएगा, और भारत पर पूरा हमारा अधिकार हो जाएगा। अब वो किसकी ओर बढ़ते हैं, पहले तो उन्होंने किस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, बाजार के ऊपर, लोगों के ऊपर, व्यापार के ऊपर, बाजार के ऊपर, लोगों पे ऊपर, व्यापार पर उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की। अब इसके बाद में अगला वो क्या करेंगे, 1757 में जैसे ही आपके यहाँ पलासी का, ठीक है, 1757 में जैसे ही आपके यहाँ पलासी का बक्सर का युद्ध होता है, जो कि मैंने आपको बंगाल में बताया था, ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ मैंने बताया था बंगाल में, जैसे ही बंगाल पर अधिकार करते हैं, उस अधिकार में सबसे पहले मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था, पलासी का जो युद्ध है वो सबसे महत्वपूर्ण था। और इसके बाद में बक्सर के युद्ध ने तो ये प्रूफ कर दिया था कि अंग्रेज जो है वो सबसे शक्तिशाली है। और ये प्रूफ कैसे हुआ था, पलासी के युद्ध में चलो हम कह सकते हैं कि उसके साथ धोखा हुआ था, ठीक है, पलासी के युद्ध के अंदर, बंगाल में जब पलासी का युद्ध हुआ तो उसमें तो क्या हुआ था, उनके साथ धोखा हुआ था, मीर जाफर ने धोखा कर दिया था। चलो ठीक है, मीर जाफर के धोखा करने के बाद में भी मीर कासिम ने फिर अंग्रेजों से खुद को छुटकारा, मतलब अंग्रेजों से खुद को फ्री करने की फिर एक कोशिश की थी। परंतु जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब दिल्ली, मैंने पढ़ाया था, दिल्ली, अवध और बंगाल, जब तीनों शक्तियां लड़ती हैं बक्सर के युद्ध में, तीनों शक्तियां जब बक्सर के युद्ध में लड़ती है, तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है, तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो जाती है, हार जाती है। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। बहुत बड़ी समस्या क्या होती है, तीनों जो कंपनियां हैं वो गई हार, तीनों जो शक्तियां वो गई हार, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहेगा, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने आप की और शक्तिशाली समझने लग गई। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर में तो दिल्ली, अवध, बंगाल यही थे। अगर हम भारत के मैप को अच्छे से देखें, ठीक है, भारत के मैप को अच्छे से देखें तो ये जो उत्तर का एरिया था, ये जो भारत के उत्तर का एरिया था, इसमें तो यही थे, इधर दिल्ली, इधर अवध, इधर बंगाल, और ये तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए, उनसे हार गए। अब उनसे हार गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपना जो शासन है वो बढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे भारत का पूरा बाजार खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे अभी अपन देखते हैं ना, चाइना का जो माल है उसे, चाइनीज जो माल है उसे छोड़ देना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर चाइना का माल सस्ता रहेगा, भारत में आएंगे, बेचेंगे। भाई हम जो भारतीय हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें सस्ता खरीदना, मतलब हमें अच्छे क्वालिटी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, जो सस्ता होगा हम उसे खरीदेंगे, जो सस्ता होगा हम उसे खरीदेंगे। तो मुझे बताओ, चाइनीज माल जो है वो सस्ता होता है, हालांकि क्वालिटी नहीं होती है। साल भर ही चले उनके मोबाइल या उनके द्वारा जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो साल भर भी मुश्किल से चलते हैं, फिर भी हम खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसे कपड़े हैं, जूते, हम सस्ती चीजें खरीद लेते हैं, चले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हुआ क्या, हमारे भारतीयों का पूरा बाजार खत्म हो गया, क्योंकि हमें इसमें कोई भी लाभ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि अगर अंग्रेज हम पर शासन करेंगे तो वो सबसे पहली बात क्या लगाएंगे,
टैक्स लगाएंगे। अब फिर देखो, इंडियंस के ऊपर पहले टैक्स तो कौन लगा रहा है? शासक लगा रहे हैं। अब इंडियंस के ऊपर टैक्स कौन लगा रहा है? अब इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाएंगे अंग्रेज। और अंग्रेज जो है वो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, स्थायी बंदोबस्त है जैसे, ठीक है, आपके रेयतवाड़ी है, ये ऐसे करके कुछ भू राजस्व टैक्स थे जो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए अंग्रेजों ने। अब जब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो कृषि लगभग चौपट हो गई। क्या हो गई? कृषि लगभग चौपट हो गई। इसके पीछे रीजन ये आपके जो स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, रेयतवाड़ी है, महालतवाड़ी है, ठीक है, ये क्या थे? ये सबसे बड़े रीजन थे जिन्होंने कृषि को खत्म कर दिया। लोग जो है वो कृषि करना ही नहीं चाहते, क्योंकि क्यों? कृषि करेंगे तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कृषि जो है वो किसके आधार पर थी भाई? हमारे यहाँ कोई नहर नहीं थी, अगर देखा जाए तो कोई ड्रेनेज सिस्टम या कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे हमारे यहाँ फसलों में, कृषि में, या मतलब कह सकते हैं जमीनों पर पानी जा सके। केवल हम किस पर निर्भर थे? मौसम के ऊपर निर्भर थे कि बारिश आएगी तो हमारे यहाँ फसल होगी, बारिश नहीं आएगी तो फसल कैसे होगी? तब फसल नहीं हो सकती। अब बात को समझो, आपके यहाँ बंगाल, जैसे ही बंगाल पलासी बक्सर का युद्ध हुआ, शासन शुरू होता है, ठीक है, क्या होता है? शासन शुरू होता है। और शासन शुरू होने के साथ में ही, शासन शुरू होने के साथ में ही धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम पर छा जाती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम पर छा जाती है। और उसमें अगर हम बात करें तो 1858 ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है? ये तीसरा हिस्सा है 1858। क्यों 1858 तीसरा हिस्सा कैसे है? बात को ध्यान से सुनना। 1758 से लेकर 1857 तक की जो क्रांति होती है, उस क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है, उस क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में जमी हुई है। परंतु जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति में मैंने आपको महारानी का नाम इसीलिए तो बताया था, मैंने आप लोगों को महारानी का नाम जो है वो इसी रीजन से तो बताया था कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, जब भारत में 1858 में ताज का शासन प्रारंभ होता है तो उस वक्त इंग्लैंड में महारानी कौन होती है? 1857 की क्रांति हुई, विक्टोरिया है। क्यों? अगर नाम में कंफ्यूजन रहता है मैम कौन सा याद है, तो सिंपल से याद रखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने विक्ट्री हासिल की थी। क्या हासिल की थी? विक्ट्री हासिल की थी। तो विक्ट्री से क्या हो गया? विक्टोरिया बन गया। अब देखो 1858 अगर हम बात करते हैं, 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जाना पड़ा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से शासन यहाँ किसका शुरू हो गया था? ब्रिटेन के ताज का। अब देखो ब्रिटेन का ताज मतलब अब आप पर एक देश शासन कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतने दिन मतलब यहाँ व्यापार हो रहा है, धीरे धीरे आपके भारतीय जो व्यापारी है वो नुकसान में जा रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी फायदे में जा रही है। यहाँ केवल व्यापार का मोटिव है। परंतु 1757 से लेकर 1857 तक की अगर हम बात करते हैं तो इस 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी आप पर शासन कर रही है। कौन कर रही है? कंपनी आप पर शासन कर रही है, जिसका केवल एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? आप लोगों से पैसा, टैक्स लेना और विदेशों में निवेश करना या अच्छी जगह जाकर सेटल होना और खर्चा आराम से खूब खर्च करना। ठीक है, यहां केवल इनका मोटिव था लूटना, पैसा निकालना और आप पर शासन करना। अब देखो 1858 में जैसे क्रांति हुई, क्रांति के बाद में आपके यहाँ शासन शुरू हो गया ताज का। मतलब अब आप पर कंपनी का शासन नहीं, भारत पर अब किसका शासन शुरू है? देश का, ब्रिटेन का आप पर शासन शुरू है। और देश ने भी आपका शोषण तो किया है, नो डाउट। आप देखो गौर करना, देश ने भी मतलब ब्रिटेन ने भी आप पर शासन तो किया है, परंतु उन्होंने शासन के साथ साथ में भारत में कुछ निवेश भी किए हैं। भारत को एक सिस्टम दिया, भारत को क्या दिया? एक सिस्टम दिया। आप सबने पढ़ा है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारी जो राजनीति विज्ञान है या पॉलिटिकल साइंस, संविधान जिसे आप कहते हो, तो संविधान जो है उस संविधान का अधिकांश हिस्सा मतलब 70% हिस्सा 1935 भारत शासन अधिनियम से अपनाया हुआ है। सोचो 1935 में जब अंग्रेज हमें आजादी नहीं देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया था और इसी सिस्टम के 70% हिस्से को हमने अपनाया। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो देश का जो शासन हो रहा है, देश ने आपके ऊपर भारत में निवेश किया। जैसे निवेश में रेल है आपके यहाँ, जैसे रेल है, बागान है, आपके ट्रांसपोर्ट है, ठीक है,
ट्रांसपोर्ट है, ऐसे करके बहुत सारी चीजों में इन्होंने निवेश किया है, बहुत सारी चीजों में निवेश किया। और निवेश करने के साथ साथ नो डाउट इस निवेश में अंग्रेजों का ही फायदा था। आप ये मत कहो कि मैडम आप तो अंग्रेजों की साइड ले रहे हो, बिल्कुल ये जो निवेश था, जैसे रेल है आपके यहाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाया गया, बागान सिस्टम है, इसी के साथ में मतलब बेनिफिट तो इन्हीं का था। नो डाउट मैं इस चीज के पूरे समर्थन में हूं, फायदा इन्हीं का था, परंतु थोड़ा बहुत फायदा ही सही भारतीयों को मिला तो है, थोड़ा बहुत फायदा ही सही भारतीयों को कम से कम मिला तो है, कोई ना कोई फायदा, थोड़ा बहुत हमें इसमें फायदा भी हुआ। इसी के साथ में सिस्टम उन्होंने दिया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। आप सोचो, इधर निजाम है, इधर मैसूर है, इधर मराठे हैं, इधर मुगल है, इधर बंगाल है, इधर अवध है, तो सोचो हमारा जो भारत है वो कितने हिस्सों में बटा था। अगर भारत जो है अंग्रेज नहीं आते, अगर अंग्रेज नहीं आते तो आपका शोषण किया मैं मानती हूं, अंग्रेज नहीं आते तो वो आपको ये सिस्टम नहीं दे पाते, ठीक है। इन्होंने सिस्टम दिया, पर ये सिस्टम देने की बात कब हुई? 1858 मतलब 1858 के बाद में। 1858 से पहले तो कंपनी जो है वो पूरी तरह से भारतीयों का खून भी, जो खून है ना उसको भी निचोड़ लेना चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत के पास कुछ बचे, वो पूरी तरह से कंगाल, पूरी तरह से आपको कंगालियों कह सकते हैं, कुपोषण का शिकार करके छोड़ना चाहती थी कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये कंपनी का उद्देश्य था, बात को सुनना। और कंपनी के इसी उद्देश्य के कारण, ठीक है, कंपनी के इसी उद्देश्य के कारण, कंपनी के इसी शोषण के कारण, इसी शोषण के कारण 1857 की क्रांति हुई। तो क्रांति को लेकर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में आपने एक पहलू पर गौर किया होगा। 1857 की क्रांति में हमेशा आपको राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण ये पढ़ने को मिलते हैं ना, हाँ या ना? हाँ या ना में फटाफट रिप्लाई करो, ये पढ़ने को मिलते हैं आपको। इन सभी कारणों पर हमने एक राउंड ऑफ चर्चा कर ली, ठीक है, एक डिटेल चर्चा नहीं करी, हल्की बहुत चर्चा कर ली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने आती है, ठीक है, व्यापार के साथ धीरे धीरे भारत पर अपना शासन जमाती है, और शासन जमाकर कभी सहायक संधि कर रही है, कभी गोद निषेध नीति कर रही है, कभी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, कभी भारतीयों का अपमान कर रही है, कभी सैनिकों को परेशान कर रही है, सैनिकों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, और समुद्र पार ले जाते तो हम कहते हैं हमारा धर्म भ्रष्ट होता था। उस वक्त मानते थे कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट होगा, तो समुद्र पार ले जाते थे। तो सोचो हम पर कितना बड़ा अत्याचार, शोषण ये लोग कर रहे थे। ये शोषण जो है यूं मान के चलो 100 साल किया। 1757 से इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू किया, और 1757 से लेकर 1857 तक शोषण किया है। और लगभग 1857 में हम भारतीयों में इतनी हिम्मत आई कि हमने उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। उस आवाज से, उस विद्रोह से, इस क्रांति से कोई बड़ा फायदा तो नहीं हुआ, बट एक छोटा सा फायदा हुआ, और वो छोटा सा फायदा एक बड़ा फायदा था। वो क्या फायदा था? मैं कहती हूँ 1857 की क्रांति सब लोग कहते हैं कि विफल रहे, भारतीय जो हम कह सकते हैं वो जीत नहीं पाए, हमारी जो क्रांति है वो विफल रही, अंग्रेज जीते। पर मैं ये कहती हूँ नहीं, मेरा थोड़ा सा इसमें एक अलग पृष्ठभूमि है, मेरे एक अलग से दृष्टिकोण है। अगर ये 1857 की क्रांति नहीं होती, एक बात सोचना, कई बार बच्चे कहते हैं मैडम ये क्रांति क्या जरूरी है, इसमें ऐसा क्या है जो इतिहास में इतने नाम से जानी जाती है? बहुत सारी क्रांति हुई है, कभी डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ना तो 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं। यहां तक कि 1857 की क्रांति के बाद भी बहुत सारे विद्रोह और क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। तो केवल हम इसी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस 1857 की क्रांति ने पूरे के पूरे आपके भविष्य को बदल डाला था। सोचो 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम्हारे साथ में, मतलब हम सब लोगों के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया, शोषण किया, हमारा सब कुछ वो लूट ले गए। अगर वो कुछ समय और रहते हमारे साथ तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हो सकता है यहाँ लोग ही नहीं बचते, हम सब लोग दूसरी जगह पलायन कर जाते और भारत खाली हो जाता, भारत खाली हो जाता। ये हो सकता था, परंतु 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा विजय हम लोग ही हुए थे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी किसके लिए? अंग्रेजों के, मतलब कंपनी के, अंग्रेजों के नहीं, कंपनी के शोषण के लिए। कंपनी हमारा शोषण कर रही है, शोषण मत करो, इसी के खिलाफ हुई थी ना। ध्यान से सुनना, 1857 की क्रांति में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमें आजादी दो, हमें आजाद होना है। एक मुख्य कारण था कि जो शोषण कर रहे हो, जो आपकी नीतियां हैं वो गलत है,
हमने उनकी नीतियां जो थी, जैसे सहायक संधि है, आपके गोद निषेध नीति है, आपके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है, सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार है, इन सब का आधार मानते हुए हमने इस क्रांति को किया कि हमारे साथ ऐसा न किया जाए, ठीक है। और उस क्रांति से एक कंपनी को, ठीक है, उस क्रांति से सबसे बड़ा जो मेन फायदा हुआ वो क्या हुआ, क्रांति से कंपनी से हमने पीछा छुड़ा लिया, कंपनी को वापस बुला लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब आप पर ब्रिटेन मतलब अंग्रेज शासन करते हैं। अगर हिस्ट्री को कभी ढंग से पढ़ो, मैंने भी कई बार हिस्ट्री में भी काम में लिया अंग्रेज अंग्रेज, तो एक तरह से देखा जाए ना तो अंग्रेज नहीं, आप यूं कह सकते हो 1857 तक कंपनी ने शासन किया है, ठीक है, अंग्रेजी कंपनी ने शासन किया है। 1857 के बाद 1858 के बाद में आपके ऊपर क्या होता है, देश का मतलब ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का शासन प्रारंभ होता है। बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो बातचीत हमने जो है वो काफी कर ली, अब हम पढ़ लेते हैं आपके 1857 की इस क्रांति के कुछ प्रमुख कारण, ठीक है। 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण, उन कारणों को मैं कुछ हिस्सों में बांट लेती हूं, कुछ हिस्सों में बांट लेती हूं, एक साथ बोर्ड पर आ जाएंगे तो तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। राजनीतिक कारणों की मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण रहे जिससे 1857 की जो है ये क्रांति हुई। ध्यान से सुनना, क्रांति होने के, इस बात को गौर फरमाना, क्रांति होने का मतलब इस क्रांति में घी डालने का काम किया है चर्बी वाले कारतूस ने, ठीक है ना। बाकी इस क्रांति को लेकर लोग पृष्ठभूमि बना रहे हैं, लगभग यूं मान के चलो किसी गुब्बारे को दबाओ 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 तो बेचारा कभी ना कभी तो गुब्बारा फटेगा। सिंपल सी बात सोचो, अगर किसी कुकर को अगर आप गैस पे रख देते हो घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और सीटी नहीं मार रहा है, अगर बीच बीच में भड़ास निकलती जाए तब तो ठीक है, पर सीटी नहीं मार रहा है तो कुकर तो फटेगा। वैसे गुब्बारा भी दबाओ दबाओ तो फटेगा। तो जब शोषण पे शोषण शोषण पे शोषण हो रहा है तो यहां गुब्बारा फटा, मतलब कुकर फटा। कब फटा? 1857 की क्रांति, ठीक है, में फटा, यूं मान के चलो। चलो उसके पीछे रीजन क्या क्या रहे, बात को देखना। राजनीतिक अगर मैं कारणों की बात करूं तो आपके यहां राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें तो वेले जली, ठीक है, वेले जली की सहायक संधि, वेले जली की सहायक संधि क्या था? इस सहायक संधि में सहायक संधि करने वाला सबसे पहला व्यक्ति आपके हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। सहायक संधि करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? निजाम था। देखिए तो 1798 में इसने सहायक संधि करी थी। सहायक संधि का यहाँ मतलब देखो, सबने नाम सुना है नो डाउट, जो क्लास में बैठा है बच्चा सब जानता है सहायक संधि क्या है कैसे है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सहायक संधि में सिंपल सा कुछ नहीं था, कुछ चीजें थी कि अगर आप किसी जैसे निजाम है, जैसे निजाम हैदराबाद के थे तो इनसे सहायक संधि करी, तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। निजाम का मतलब एक टैक्स जो होगा, ठीक है ना, जो टैक्स है वो अंग्रेजों को मिलेगा, कुछ हिस्सा टैक्स का अंग्रेजों को दिया जाएगा। और दूसरा इसमें क्या होता था, दूसरा इसमें क्या होता था, अंग्रेज अपनी जो सेना है वो उस क्षेत्र में, मतलब कह सकते हैं उस क्षेत्र में अपनी सेना भेजेंगे और सेना पर रहने खाने और उसके प्रशिक्षण पे जो भी खर्चा होगा वो उस क्षेत्र का राजा देगा। जैसे कि मान लो निजाम के पास में सेना छोड़ दी, सारी जो होगी अंग्रेजी की सेना, मतलब कंपनी की सेना, सेना किसकी होगी? कंपनियों की सेना होगी, कंपनी की सेना होगी, और कंपनी की सेना निजाम के खर्चे पर पलेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे। कल को अगर निजाम विद्रोह भी करता है, ठीक है, तो वहां की जो कंपनी की सेना वो निजाम को वहीं का वहीं दबा देगी। एक तो सेना हम कहीं से भेजें और एक वही सेना हो तो वहीं का वहीं दबा देगी। दूसरा, जहां निजाम है, बात को गौर करना, जहां निजाम है, जैसे ये निजाम है तो ये निजाम के पास अगर यहां सेना है तो कल को अगर मान लो मद्रास पर कोई हमला करता है जो कि अंग्रेजों का था, ठीक है, नाम याद आ गया किले का, जॉर्ज। मद्रास में अगर कोई हमला करता है तो निजाम में यहाँ जो सेना मौजूद है निजाम के पास, तुरंत इस सेना को भेजा जा सकता है। एक तो सेना बंगाल से आए उसमें वक्त लगेगा, एक इधर बंबई से आए वक्त लगेगा, एक निजाम के पास जो अंग्रेजों की सेना उसको तुरंत भेज सकते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ तो सैनिक पड़ जाते कम और अंग्रेजों के जो अलग अलग जगह जो सैनिक होते वो पहुंच जाते। इधर से निजाम के पास पहुंच गए, इधर बाद में मैसूर से भी सहायक संधि हो गई थी, ये भी मिल गया था, ठीक है। इधर बंगाल में तो शासन ही अंग्रेजों का ही था। तो यहाँ क्या किया, वेले जली ने क्या की, सहायक संधियां कर ली। क्या कर ली? सहायक संधियां कर ली। खर्चा सारा राजा का और सेना पलेगी भलेगी मतलब कंपनी की, ठीक है, और कुछ टैक्स का भाग भी उनको दिया जाता था। चलो दूसरा इसके पीछे रीजन आप सबने नाम सुना होगा, डलहौजी,
ठीक है। और डलहौजी की लैप्स की नीति, ठीक है, डलहौजी की लैप्स की नीति कह लो, या आप इसे कह सकते हो गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति। तो गोद निषेध नीति जो थी उसमें आप सबने इसका नाम सुना है, पता भी है। जो राजा है अगर उसकी कोई संतान नहीं होती है तो वो कोई भी किसी भी अपने भाई, चाचा, बेटी या किसी का भी पुत्र जो है, दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद नहीं ले सकता, किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता, अपने वंश को या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए गोद नहीं लेगा। और वो जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों में विलय हो जाएगा। बात को गौर से सुनना, वो साम्राज्य किस में विलय हो जाएगा? अंग्रेजों में विलय हो जाएगा। तो गोद निषेध नीति में अगर हम बात करें तो गोद निषेध नीति के आधार पर डलहौजी ने सबसे पहला क्षेत्र कौन सा हड़पा था? सबसे पहला क्षेत्र कौन सा हड़पा था? सतारा। ये हम सब पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजें साथ साथ में पता होनी चाहिए। सतारा को लगभग 1848 में इन्होंने गोद निषेध नीति के आधार पर हड़प लिया था। तो ये भी एक गलत था भाई, जो राजा है उनकी संतान नहीं पैदा होती है, ठीक है, संतान उनकी नहीं है, या मान लो किसी युद्ध में या मान लो किसी बीमारी से उसका निधन हो गया और अब बच्चा है नहीं, तो क्या करते थे? मान लो भाई है तो भाई खुद का ही खून है, या मान लो साला है, साली है, तो इस तरह क्या होते थे, आज रिश्तेदारी में जो बच्चे होते थे उनको गोद ले लेते थे और उनको गद्दी पर बिठा देते थे। इस आधार से वंश बढ़ जाता था, आगे कोई दिक्कत नहीं होती थी। परंतु इसने मना कर दिया, अंग्रेजों ने कहा ना, अगर आपका खुद का बेटा या आपकी बेटी, ध्यान से सुनना, बेटा या बेटी अगर है नहीं है तो शासन कोई नहीं करेगा, फिर वो साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के साथ विलय हो जाएगा। इसका हमने कड़ा विरोध किया, ये नीति भी हमें पसंद नहीं आई, ठीक है। तो इधर सहायक संधि भी गड़बड़ थी। आगे चलकर पता चले सैनिक जो है खूब खर्चा करता है, सैनिकों पर बहुत खर्चा हो रहा है और सारा उन्हीं को देना पड़ रहा है, जबकि सैनिक कंपनी के खर्चा हमें देना पड़ रहा है। इधर गोद निषेध नीति में अंग्रेजों के पास में साम्राज्य बढ़ रहा है, अंग्रेज जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। तो शुरुआत कहां से हो रही है? सतारा से। अच्छा, अगला हम बात करें तो आपके मुगल बादशाह का अपमान। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मुगल बादशाह जो थे आपके बहादुर शाह जफर, तो उनको अंग्रेजों ने कह दिया था कि आपको लाल किला खाली करना है, भाई आपके जो वंशज हैं वो जो भी है, जैसे भी उन्होंने जैसा भी काम किया, हमें उससे मतलब नहीं है, अब आपको लाल किला खाली करना है, खाली करो, जहां मर्जी है वहां जाओ, लाल किले पर हम रहेंगे, हमारा काम चलेगा, हमारा कारोबार, हमारा ऑफिस बनेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो मुगल बादशाह का अपमान हुआ, जो कि एक तरह से अगर मुगल बादशाह का अपमान है मतलब हम भारतीयों का अपमान है। और एक तरह से देखा जाए तो मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आए हैं भारत आए, उन्होंने, उनकी नीति हो चाहे अकबर है, जहांगीर है, जिन्होंने कुछ भी किया हो, पर आप सोचो उन्होंने पैसा लूटा भी यहीं और निवेश भी भारत में कर दिया, तो हम इनके इतने विरोध में नहीं थे। और मुगल हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे, इसलिए मुगल जो बादशाह थे वो अब हमें मुसलमान नहीं लगते थे, अब वो अपने ही लगते थे। तो मुगल बादशाह का अपमान, इसका मतलब हम सब भारतीयों का अपमान। इसी के साथ में देखो अवध का विलय हुआ। क्या अवध के विलय में, अवध, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था ना बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो युद्ध था ना, उस बक्सर के युद्ध में दिल्ली का राजा, आपका अवध और बंगाल, ये तीनों अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। अब अवध जो है, हालांकि उस युद्ध के बाद में अवध ने कोई ज्यादा कोई युद्ध नहीं किया, ठीक है, अवध को पता था कि अंग्रेज जो है वो शक्तिशाली है, इनसे लड़ने में अपना समय बर्बाद मत करो, ये जो मांगते हैं उन्हें दे दो। अवध जो है वो अंग्रेजों की सारी बातें मान रहा था, सारी शर्तें मान रहा था, उसके बावजूद भी अवध को विलय कर लिया गया। किसके कारण? कुप्रशासन के कारण, ठीक है, कुशासन के कारण। एक तरह से देखा जाए कि शासन सही नहीं चल रहा है अवध में, अवध का जो है वो स्थिति खराब हो रही है, अवध में शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, कुशासन का नाम देकर अवध को विलय कर लिया, जो कि गलत था। यह भी एक क्रांति का कारण बना था। अवध में जो क्रांति हुई थी वो इसी के कारण हुई थी कि अवध को बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के जबरदस्ती अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए शामिल कर लिया, जबकि कोई कारण नहीं था, ठीक है, जबकि कोई ऐसा मुख्य कारण नहीं था। तो अवध का विलय होना, ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। तो ये कुछ ऐसे रीजंस रहे जो राजनीतिक कारण है, ठीक है, ये कुछ है राजनीतिक कारण। इसी में अगर एक और देखो तो जमींदारों की जागीरों को हड़प लेना या जागीर व्यवस्था को समाप्त कर देना। जमींदारों की जो जागीर व्यवस्था थी वो इन्होंने क्या कर दी? खत्म कर दी थी,
ठीक है, खत्म कर दी थी। आगे क्या हुआ था, आगे इस चीज को पढ़ेंगे ध्यान से। ये यहां तक ये राजनीतिक कारण है। ये क्या है, ये कुछ राजनीतिक कारण है जिनके कारण क्रांति जो है वो एक तरह से भड़क रही थी, धीरे धीरे आग लग चुकी थी, धीरे धीरे यहां से आग लग चुकी थी। इसी के कारण अगर मैं बात करती हूं तो आर्थिक कारण अगर हम देखें, अगर हम आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारणों में अगर मैं सबसे पहली बात करती हूं तो आर्थिक कारणों में सबसे पहला आता है धन का निष्कासन। अगर मैं बात करूं धन का निष्कासन, तो यहां धन के निष्कासन से क्या मतलब है, धन के निष्कासन से मतलब है जो पैसा है वो हम ले रहे हैं, ठीक है, पैसा अंग्रेज जो है वो हमसे ले रहे हैं, हमसे लेते हैं, अंग्रेज जो है वो पैसा हमसे लेते हैं और निवेश कहां करते हैं, भारत में। मतलब निष्कासन मतलब भारत से बाहर जो है वो उसको मतलब निवेश करते हैं, भारत से बाहर ले जाते हैं, वहां निष्कासित कर देते हैं, भारत में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। चलो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में औद्योगिकरण, इसका मतलब क्या हुआ, औद्योगिकरण का मतलब यहाँ क्या होता है, सिंपल से अगर हम बात करते हैं, भारत में जो उद्योग है, जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। हमारे यहाँ जो जैसे कि जो हाथ से बनाने वाले जो व्यक्ति थे, कारीगर थे, जो शिल्प थे, जो हस्त कारीगर थे, वो सारे जो हो चुके हैं, उनका काम चौपट हो चुका है। एक तरह से बेरोजगारी फैल गई, ठीक है, चारों तरफ से जो है वो बेरोजगारी फैल गई, रोजगार कुछ भी नहीं बचा हमारे यहाँ जितने भी, क्योंकि भारत में जो व्यापार हो रहा था, भारत में जो भी व्यापार हो रहा था वो सारे हाथों से बनता था। हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कम थी, मशीन वगैरह सिस्टम जो था वो कम था, ठीक है, फैक्ट्रियां कम थी, मशीन सिस्टम नहीं था। जितना भी जो भी सारा काम होता था वो कौन करते थे, खुद व्यक्ति करते थे, अपने हाथों से करते थे। अब व्यक्ति करेंगे, हाथों से करेंगे तो मजदूर चाहिए होंगे, और मजदूर चाहिए अगर सिंपल सी बात समझे तो रोजगार भी बढ़ेगा। अब सिंपल से हुआ क्या, हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे उनका धीरे धीरे काम जो है वो ठप हो गया। ठप कैसे हुआ, टैक्स लगता था, टैक्स लगता, भारत का माल ज्यादा महंगा होता, विदेशों का माल सस्ता होता, ठीक है, विदेशियों का माल सस्ता होता, भारतीयों का माल महंगा होता, प्लस भारतीयों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी माल की, परंतु होता क्या, विदेशी जो है उसमें डाई है, कलर है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी लेकर आते, तो भारतीयों को लगता है कि अलग वैरायटी है, ठीक है, क्वालिटी पर फोकस हम आज भी नहीं करते हैं। हम भारतीय जो है वो आज भी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते कि हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए ना, सस्ता बता दो कौन सा है, ठीक है, जो सस्ता होगा हम उसको लेंगे। अब सिंपल सी बात समझो, हमारे यहाँ औद्योगिकरण में क्या हुआ, औद्योगिकरण में अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारे उद्योग नष्ट हो गए, भारत का इंडियन मार्केट खत्म हो गया। आप देखो, आज आप उदाहरण देखते हैं, पतंजलि में आपने देखा होगा, वो इसी चीज को तो कहते हैं, पतंजलि में इसी चीज का तो उदाहरण दिया जाता है कि पतंजलि में, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पहली चीज मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ आपके पतंजलि का, सिंपल सी बात बता रही हूँ, पतंजलि जो है वो आपके भारत का प्रोडक्ट है, भारत में बनता है, भारत की वस्तुओं से बनता है, टैक्स वगैरह इस पे कम रहता है, तो थोड़ा सा देखा जाए तो सस्ता भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो है वो पतंजलि यूज करते हैं, उन्हें बेनिफिट भी होता है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो यूज नहीं करते हैं। तो उसके पीछे वो रीजन क्या देते हैं, इसके पीछे वो रीजन देते हैं कि पतंजलि सस्ता है, कल को मान लो प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हो। तो इंडियंस के साथ में समस्या है, सस्ता मिल गया, और अगर सस्ता भारत में मिल गया, भारतीयों द्वारा बनाया गया, तो वो लगता है कि क्वालिटी खराब होगी, और अगर विदेश से सस्ता मिला तो सोचते नहीं क्वालिटी तो अच्छी है, बस सस्ता है, विदेश का माल अच्छा है, मतलब सस्ता है। तो हम लोग एक अभी भी एक मेंटल यही है स्टेज कि भाई विदेश से अगर सामान आ रहा है तो वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सस्ता मिल रहा है तो पता नहीं क्या ही हमारे हाथ में सोना चांदी लग गया हो। भारत के सामान की हम कभी भी कदर नहीं करते हैं, ये अंग्रेजों ने सिस्टम किया था शुरू। तो हमारे यहाँ उद्योग खत्म हो गए, रोजगार जो है वो खत्म हो गए, और रोजगार खत्म होने से देखो हुआ क्या, लोग बेरोजगार हो गए, पहले तो उद्योग खत्म हो गए, फिर दूसरा भू राजस्व जो है, भू राजस्व इतना ज्यादा कर लगान बढ़ा दिया कि लोगों ने अपनी जमीनें, अपनी खेती बाड़ी जो है वो छोड़ दी और अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए, कोई सैनिक बन गया, कोई कुछ बन गया, मतलब अंग्रेजों के अधीन रहकर काम करते ताकि 2 वक्त की रोटी तो वो खा ही ले, ठीक है। उद्योग खत्म, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी से क्या हुआ, लोग जो है वो किस तरफ, अंग्रेजों की चाकरी, अंग्रेजों के नौकर बनना पसंद करते हैं बजाय रोजगार करने के, कुछ बनाने के, कुछ करने के। अब देखो तीसरी चीज जो इन्होंने शुरू की है वो है सबसे बड़ा रीजन भू राजस्व, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन क्या है, भू राजस्व। भू राजस्व में तुम सबने नाम सुना होगा स्थायी बंदोबस्त,
ठीक है। तो देखो जैसे स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी, महिलावाड़ी। अब देखो होता क्या है, ये जो है स्थायी बंदोबस्त में क्या था, टैक्स फिक्स कर दिया था कि इतना टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स फिक्स कर दिया था इतना आएगा, चाहे मुनाफा हो या ना हो, चाहे उस साल अकाल ही पड़ा हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इतना टैक्स चाहिए तो टैक्स चाहिए। रेयतवाड़ी में उन्होंने क्या कर दिया था कि जितनी भूमि, आपने नाम सुना होगा, जाकर सर्वेक्षण करते कि ये जमीन है, इसमें इतना पैदावार हो सकती है, और उस पैदावार के, उस जमीन को देखकर, उसकी पैदावार को देखकर वो क्या करते थे, टैक्स डिसाइड कर लेते थे, भाई यहां से इतना टैक्स आ रहा है। जो ये जो आपकी ये जो टैक्स था ना, ठीक है, मलावतवाड़ी टैक्स, उसमें कुछ नहीं था। इसमें क्या यहां तो होता क्या, गांव गांव से, मतलब एक व्यक्ति से किसान टैक्स देता था। इसमें क्या होता था, एक पूरा गांव है, उस गांव में जितनी जमीन आती है, जितने किसान आते हैं ना, उससे इतना टैक्स आना चाहिए, मतलब पूरे गांव से एक फिक्स टैक्स लेते थे कि भाई इतना टैक्स आना चाहिए। अब इसमें यह होता है, चाहे एक किसान के यहाँ पैदावार कम हुई हो, चाहे दूसरे के यहाँ नॉर्मल हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर देना पड़ता था टैक्स। इसमें पूरे गांव से लेते थे। मौका मिलेगा तो इन तीनों को अलग से अच्छे से समझाएंगे, किसने चालू किया, कब चालू किया, कितने क्षेत्र में लागू हुआ। जैसे कि ये ब्रिटेन के जितने भी जो क्षेत्र थे, 19% क्षेत्रों में ये लागू था। देखा जाए तो 51% में ये था, और 30% क्षेत्रों में ये लागू था, ठीक है। ये भूराजस्व था। इस भूराजस्व में सबसे बड़ी समस्या थी करों में बढ़ोतरी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, करों में बढ़ोतरी। ये टैक्स जो है वो हम नहीं दे पाते थे। इसी के साथ जो चौथा कारण है वो है कृषि, ठीक है। कृषि व कुटीर जो उद्योग है, छोटे जो उद्योग हैं, वो हमारे भारतीय जो है, ध्यान से सुनना, विदेशी नहीं, जो कृषि है वो खत्म हो गई, क्योंकि ये राजस्व टैक्स नहीं दिया जा रहा, ठीक है। लोग जो है खुद के खाने के लिए घर में अनाज नहीं होता, और वो क्या कर सकते, फिर वो क्यों करे खेती, कृषि जो है वो खत्म हो गई। कुटीर उद्योग जो है हमारे, मैंने जैसे तुम्हें यहाँ कहा, हमारे भारतीयों का लगभग उद्योग वो है वो खत्म हो चुके हैं। बात यहाँ तक क्लियर होती है, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो ये मैंने दो रीजन बताए, इसके साथ हम एक और रीजन पढ़ेंगे, सामाजिक कारण, और सामाजिक कारणों के बाद हम पढ़ेंगे सैन्य कारण। अब देखो आपको क्या लगता है कि भाई क्रांति है क्या, केवल चर्बी वाले कारतूस से क्रांति हुई है क्या? ये भी सारे कारण हैं, ठीक है। ये सारे कारण हैं जो बार बार, यू सोचो किसी कुकर, मैंने बताया ना, कुकर में अगर आप बंद कर दो उसको, उस पर कंटिन्यू उसको आंच पे रख दो, तो एक टाइम बाद फटेगा ना, तो धीरे धीरे आंच लग रही है। ये जो सारे काम हो रहे हैं, इन सारे कामों से धीरे धीरे आंच लग रही है, मतलब धीरे धीरे क्रांति, मतलब हमारा शोषण हो रहा है, हम दब रहे हैं, हम समस्या में है, ठीक है, हम दब रहे हैं और हमारी समस्या में है। इधर हमारे जो उद्योग है वो समाप्त हो चुके हैं। बात यहां तक क्लियर होती है? तो देखो एक बार फिर देख लो, राजनीतिक कारण, मैं कारणों की बात कर रही हूं, उन कारणों में राजनीतिक कारणों की मैं बात कर रही हूं। तो सबसे पहला है वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की लैप्स नीति, मतलब गोद निषेध नीति। हालांकि इनकी और बहुत सारी नीतियां थी, और भी बहुत सारी नीतियां थी जो कि गलत थी, हमारे लिए गलत थी एक तरह से। मुगल बादशाह का अपमान, अवध का जबरदस्ती विलय होना, जमींदारों में जागीर जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था इन्होंने। धन का निष्कासन, भारत में विऔद्योगीकरण, और भू राजस्व मतलब करों में बढ़ोतरी। और भू राजस्व में देखा जाए तो 3 तरह के भू राजस्व थे, कृषि व कुटीर उद्योग, कृषि व कुटीर जो उद्योग थे, ठीक है, कृषि व कुटीर उद्योग जो है वो समाप्त हो चुके हैं। और इसी के साथ हम अगला कारण पढ़ेंगे, वो है सामाजिक कारण। इसी के साथ हम अगला कारण पढ़ेंगे जो कि है सामाजिक कारण। देखो सामाजिक कारणों में क्या होता है, बात को समझो। सामाजिक कारण क्या रहे, अगर मैं सामाजिक कारणों की बात करूं तो सामाजिक कारणों में आपने एक सुना होगा अपमानजनक व्यवहार। अपमानजनक व्यवहार में एक बात को गौर फरमाना, हम भारतीयों के लिए कहा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, सुना होगा, ठीक है ना। बात को समझो, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब हमें कुत्तों के साथ जोड़ दिया गया था, कुत्ते और भारतीय दोनों ही नहीं अलाउड है। सोचो कितना अपमानजनक हमारे साथ व्यवहार करते थे। अच्छा, इसी के साथ में क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई
धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और ईसाई धर्म को बढ़ावा अंग्रेजों ने भी दिया। ठीक है ना, ईसाई जो धर्म था उसको बढ़ावा अंग्रेजों ने भी दिया था, सबसे बड़ी बात तो यही थी। अच्छा, तीसरा रीजन आपके यहाँ, हालांकि ये तो बहुत अच्छा रीजन था, हमारे लिए तो प्लस पॉइंट था। ठीक है ना, हमारे लिए तो क्या था बच्चों, ये प्लस पॉइंट था। परंतु एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त जो पुरानी रूढ़िवादी जो सोच रखने वाले व्यक्ति थे ना, उन्होंने इस बात का भी विरोध किया। बताओ मैं कौन सी ऐसी बात कर रही हूं, मैं ऐसी किस चीज की बात कर रही हूं जो हमारे लिए बेनिफिट है, आज तो हमारे लिए फायदेमंद थी, परंतु उस वक्त उन लोगों की नजरों में वो चीज बहुत ज्यादा गलत थी। क्या गलत थी? देखो, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा निषेध। तो बात समझो, आपके यहाँ सती प्रथा को समाप्त किया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया। लगभग अगर हम बात करें तो जैसे दास प्रथा है 1843 में लगभग इसे खत्म कर दिया था। ठीक है, और अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो लगभग 1856 में विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने खत्म कर दिया था। अच्छा, अगर सती प्रथा की हम बात करते हैं तो ये भी लगभग 1829 में इसको भी हमने खत्म कर दिया था। बात समझ गए? अब देखो, सती प्रथा में हमने देख लिया, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा निषेध, इसके आधार पर ये सामाजिक कारण रहे। ठीक है, ये हमारे क्या रहे? सामाजिक कारण रहे। हालांकि ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमारे लिए क्या है? प्लस पॉइंट है, बट फिर भी अगर हम देखें तो उस वक्त के लिए ये क्या थे? गलत थे। उस वक्त जो है लोगों ने इसको क्या सोचा था? गलत सोचा था। ये भी क्रांति के कारण रहे थे। ठीक है ना, ये भी क्या रहे थे? क्रांति के कारण रहे थे। चलो अगली बात कर लेते हैं, सैन्य कारण। सैन्य कारण मतलब सैनिकों ने जो क्रांति की थी ना, बात समझना, इतने सारी चीजें हो रही है, किसान परेशान, आम जनता परेशान, व्यापारी परेशान। समझो, ये आम जनता मतलब धार्मिक पक्ष भी परेशान है। बात को गौर से सुनना, मैंने तुम्हें बताया किसान परेशान। ठीक है, किसान परेशान, आपके यहाँ जो राजा है वो परेशान, राजा या नवाब कह लो वो परेशान। अच्छा, आम जनता परेशान, जो धार्मिक पक्ष है वो परेशान। अब बच कौन सा गया? सैन्य पक्ष। अब सेना भी परेशान। ठीक है, अब सेना भी परेशान। तो जब इतने सारे लोग जो है वो अंग्रेजों मतलब आपकी कंपनी से एक साथ परेशान होंगे तो विद्रोह तो होगा ही होगा। अच्छा, सैन्य विद्रोह में क्या हुआ था? सेना जो इसके पीछे रीजन था, सैन्य कारण क्या था? सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ सेना में एक अंग्रेजों ने एक नियम था, मतलब एक अंग्रेज पर कितने भारतीय? 5 भारतीय, मतलब 5000 भारतीय बराबर 1000 अंग्रेज। अब युद्ध करते तो ज्यादा सैनिक कौन कहां से मरते? किसके मरते? भारतीयों के मरते। तो सिंपल सी बात समझे, एक अंग्रेज, उसके ऊपर 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। चलो वो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ में क्या होने लगा? इसके साथ में समुद्र पार करने पर पहले के लोग मानते कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। ठीक है ना, समुद्र पार करने पर हम क्या मानते थे? हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हम मानते थे। फिर भी हमारे सैनिक जो है वो अपना धर्म भ्रष्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि समुद्र पार करने पर हमारे भारतीय सैनिकों को और सभी सैनिकों को, चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, सभी को भत्ता मिलता था। धीरे धीरे उस भत्ते को कर दिया खत्म। गौर करना, ये जो भारतीय जो सैनिक थे उस भत्ते को कर दिया खत्म। अब समुद्र पार करने से आपका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और बदले में आपको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा। परंतु अगर कोई अंग्रेज सैनिक अगर समुद्र पार करके जाता है तो उसको भत्ता मिलता है। चलो तीसरी बात, प्रमोशन, पदोन्नति। ठीक है, प्रमोशन, पदोन्नति। अब बात को गौर करना, प्रमोशन, पदोन्नति की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या था? कंपनी जो है उसमें जो अंग्रेज जो सैनिक थे उनकी पदोन्नति होती, उनका प्रमोशन होता, उनकी पदोन्नति होती, प्रमोशन होता। पर जो भारतीय अंग्रेज जो थे, ठीक है, भारतीय जो सैनिक थे उनकी पदोन्नति नहीं होती, उनका प्रमोशन नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ में जैसे कि मूछ दाढ़ी वगैरह रखना, यह भी प्रतिबंधित था एक तरह से देखा जाए। ठीक है, मूछ है, दाढ़ी है, ये सब रखना भी एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तो ये कुछ रीजन थे आपके सेना के। अब हुआ क्या? इन सभी रीजन से, इन सभी कारणों से हम क्रांति करने के बिल्कुल तैयार थे।
ठीक है ना। क्रांति की पूरी प्लानिंग चल रही थी, क्रांति जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई और इस क्रांति को एक तय समय से पहले ही शुरू कर दिया गया। क्रांति को कहा जाता है तय समय से पहले ही शुरू कर दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था आपकी जो नई न्यू एनफील्ड राइफल, ये इसके पीछे रीजन था। क्या था इसमें? इसके जो चर्बी वाले कारतूस जिसे आप कहते हो, ठीक है, चर्बी वाला कारतूस, जिसमें होता क्या, जो आपकी एनफील्ड जो राइफल थी उसके जो ऊपर का बॉक्स था उसको खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था, उस पर सीलन नहीं लग जाए, मतलब उसमें सीलन नहीं लग जाए, इसलिए हम क्या करते थे, उस पर गाय और सुअर, इनकी क्या लगा देते थे, मांस, मतलब इनकी चर्बी लगी होती थी। इनकी चर्बी लगी होती तो पूरे सेना में एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो गया कि ऐसा कारतूस जिसमें जो हिंदू है वो गायों को, धर्म को लेकर, देखो हम सब एकजुट हो ही जाते हैं, तो गायों को लेकर इस चीज की बात चली कि गायों की चर्बी लगी है, हम उसको मुंह से ना, हिंदू धर्म भ्रष्ट होगा। मुसलमानों में क्या होता है, सुअर को मारना गलत है एक तरह से, तो वहां सुअर की चर्बी की बात आ गई, तो दोनों की चर्बी मिक्स करके क्या कर दी, उससे राइफल में लगा दी। तो अब यहाँ क्या, उस राइफल को चलो हाथ से खोलना भी हम बर्दाश्त कर लेते, परंतु राइफल को क्या करते, मुंह से खोलना पड़ता। अब मुंह से खोलना पड़ता, ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। अब मुझे एक छोटी सी बात आप सब लोगों से जाननी है, इस क्रांति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था जिसे फांसी भी दी गई थी? इस क्रांति की शुरुआत करने वाला, या फिर कह सकते हैं इस राइफल का बड़ा विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, बैरकपुर छावनी था ना, बैरकपुर छावनी में किसने किया था बताओ? बिल्कुल सही कहा रवि, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहले इस राइफल का विरोध किया। ठीक है, मंगल पांडे ने मतलब इस राइफल का सबसे पहले विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्होंने, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनका निधन, मतलब उनकी हत्या करी। और हत्या करने से, हालांकि हत्या करने से उनको कारण पता था, उनको रीजन पता था कि मुझे मारा जाएगा, और मंगल पांडे को पकड़कर बिल्कुल 8 अप्रैल 1857 में फांसी लगा दी गई। और सब लोगों के सामने ये एक उदाहरण रखा गया कि अगर कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति इस तरह का विरोध या विद्रोह करता है तो उसकी यही सजा होगी। अंग्रेजों ने सोचा हम इस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के सामने उदाहरण रखेंगे तो लोग चुप हो जाएंगे, जनता चुप हो जाएगी। पर वो भारतीयों को थोड़ी ना जानते थे, ठीक है, वो भारतीयों को थोड़ी ना जानते थे कि हमें अगर पता चलता है कि हमारे भाई के साथ में किसी ने ये किया, हमारे भाई को फांसी पे चढ़ा दिया जबकि उसने सही किया था, ठीक है, तो हम उस चीज से डरते नहीं है, हम उस चीज पे और ज्यादा क्या हो जाते हैं, उस काम को या उस विद्रोह को करने के लिए और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। और आपके यहाँ धीरे धीरे फिर मेरठ की जो छावनी थी उसमें बड़े लेवल पर इस क्रांति को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। वो सभी जो सैनिक थे, मेरठ की छावनी में जब थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने पकड़कर उन सैनिकों को जेल में डाल दिया, सैनिकों को आजाद किया, और आजाद करने के बाद मेरठ की छावनी को जमकर लूटा, हथियार वगैरह लेकर सारे सैनिक पहुंच गए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, उससे कहा भी आप हमारे साथ रहो, आप हमारे साथ रहो, केवल हमारा लीडर बनकर काम हम करेंगे। तो बहादुर शाह जफर ने सोचा कि भाई ठीक है, कर लो काम, मेरा तो वैसे भी अंतिम समय नजदीक है, अंग्रेज जो है वो उस पर वैसे ही अपना शासन, अपनी हुकूमत चलाते हैं, तो कर लो जो तुम्हें करना है, नाम मेरा लगा दोगे तो लगा देना। ठीक है, इस तरह उन्होंने दिल्ली के बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में काम किया, परंतु ज्यादा दिन नहीं चला। सितंबर 1857 में दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और हमने वहां से देखा कि भाई वहां हमारा नहीं चला तो इधर अवध में कोशिश हुई, इधर झांसी की रानी ने प्रयास किया। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर क्रांति को शुरू किया। यही सबसे बड़ा रीजन रहा। पहली बात तो प्लानिंग से नहीं थी, दूसरी बात एक साथ नहीं हुई क्रांति, अलग अलग समय पर दिल्ली में हुई, दिल्ली में दबा दी, कुछ समय बाद अवध में हुई, अवध में दबा दी, कुछ समय बाद झांसी की रानी ने की, वहां दबा दी। ठीक है, लखनऊ में हुई, वहां दबा दी। मतलब हुआ क्या, सिंपल सी बात समझो, अलग अलग समय पर क्रांति हुई, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। तो अंग्रेजों को आराम से समय मिल गया, इधर हुई इधर दबा दी, इधर हुई इधर दबा दी। वरना सोचो अगर सब लोग एक साथ क्रांति करते तो इस क्रांति का रिजल्ट क्या होता। बात को समझ गए? ठीक है, बात को समझे, इसका रिजल्ट कुछ और होता।
पर कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था 1857 की क्रांति में कभी भी कहीं भी ये पढ़ते हो कि हमें कुछ नहीं मिला, हम हार गए, अंग्रेज जीत गए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में ये देखा जाए तो ये गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। हम जीते थे, अप्रत्यक्ष रूप में ही जीते हो, जीते जरूर थे। मतलब कंपनी को तो हमने खदेड़ ही दिया था, कंपनी को तो हमने भगा ही दिया था, चाहे बदले में आपके यहां अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के ताज ने शासन शुरू कर दिया। पता है ये ताज का शासन हुआ, परंतु उस वक्त आपको ताज के शासन की टेंशन नहीं थी, उस वक्त आपको कंपनी से छुटकारा पाना था। और 1857 की क्रांति का उद्देश्य था कंपनी से छुटकारा पाना, वो आपने पा लिया था। तो देखा जाए, अगर मैं मेरी नजरों से बताऊं आपको, तो मेरी नजरों से तो आप ही जीते थे, मतलब हम भारतीय ही जीते थे, क्योंकि हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया था। हाँ, वो अलग बात है, एक दूसरे रूप में मिला था। ठीक है, हम अलग रूप में, पर आप सोचो ताज ने आप पर शासन किया और आगे चलकर जब आपने ताज पर दबाव बनाया तो ताज ने फिर आपको आपका भारत लौटा भी दिया था। अगर कंपनी होती तो वो कभी भी भारत को लौटाती नहीं। ठीक है, कोशिश करती हूं 1857 की क्रांति का एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया है।